Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we are going to start a new chapter, chapter number 12, Electricity. Electricity की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप सभी समझते हैं। देखिए आज पूरा संसार, लगभग पूरा संसार इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, मेट्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, हॉस्पिटल्स में जो मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, फैक्ट्रियों में जो मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये सब रुक जाएगा और एक तरीके से संसार रुक जाएगा। देखिए अभी समर टाइम चल रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा फ़ैन नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा और हमारी क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये चैप्टर सिर्फ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इस चैप्टर से सिर्फ एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, बल्कि ये चैप्टर आपको बहुत सारी नॉलेज भी देगा। आप लोगों में से जो भी साइंस लेना चाहते हैं, आगे फिज़िक्स पढ़ेंगे, आप सबको जो है ना ये चैप्टर दोबारा पढ़ने को मिलेगा और आपको हायर स्टडीज़ में भी ये चैप्टर पढ़ना है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। और हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे चार्ज से। अब ये चार्ज क्या होता है देखिए, अगर आप लोगों को चार्ज समझ में आता है अच्छे से तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज जो है वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट। तो चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और वी कैन से फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। फिजिकल इसलिए क्योंकि जो चार्ज है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। देखिए मैं आपको एक छोटे से गेम से, जो हमने सब ने लगभग अपने बचपन में खेला, अपने स्कूल टाइम में खेला है, तो एक गेम यानी एक एक्टिविटी से, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को ये चार्ज की डेफिनेशन समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास स्मॉल पीसेस हैं पेपर के, यानी हमारे पास कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये हैं स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और मैं इनके पास एक प्लास्टिक स्केल लेके आता हूं। यह है प्लास्टिक स्केल। तो जब मैं एक प्लास्टिक स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आता हूं, स्मॉल पीसेस के पास लेके आता हूं, तो यहां पे मुझे किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन, कोई फोर्स दिखाई नहीं देगा। तो यहां पे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार का कोई फोर्स है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, जो ये स्केल है उसको अपने ड्राई हेयर से रब करूंगा। तो जब मैं स्केल को ड्राई हेयर से रब करूंगा, तो ड्राई हेयर से रब करने पर अब मैं इस स्केल को जब इन टुकड़ों के पास लेके आऊंगा कागज के, तो ये कागज के जो टुकड़े हैं वो अट्रैक्ट होंगे स्केल की तरफ, जाके स्केल से चिपक जाएंगे। ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी कागज के टुकड़ों को नीचे खींच रही है, पर ग्रेविटी के अगेंस्ट ये ऊपर उठेंगे और जाके स्केल से क्या होंगे? चिपक जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो गया है। तो जो ये फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ है वो चार्ज के कारण हुआ है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जिस प्रॉपर्टी के कारण है वो प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। देखिए दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक ऐसी वस्तुएं जिनके पास ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिलने पर वो एटम में से निकल जाएंगे। और दूसरी ऐसी वस्तुएं जिनके पास ऐसे एटम होते हैं
जिनके पास स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स में स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एनर्जी मिलने पर भी वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अपने एटम को छोड़ते नहीं हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तब वो एटम में से निकलेंगे। तो जो स्केल है उसके पास स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे जो बाल हैं उनके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स में। तो जब हमने स्केल को ड्राई हेयर से रब किया तो हमने वर्क किया, और वर्क किया तो हमारी क्या खर्च हुई? एनर्जी। और हमारी जो एनर्जी खर्च हुई वो हमारे यहाँ बालों को मिली, और बालों के एटम्स को एनर्जी मिलने पर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के स्केल पे आ गए। और स्केल पर इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब है कि अब स्केल के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण यहां पे फोर्स क्रिएट हुआ है, और उस फोर्स ने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या किया है? अट्रैक्ट किया है। तो ये फोर्स जो क्रिएट हुआ वो चार्ज के कारण हुआ, यानी चार्ज वो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। देखिए, चार्ज को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है Q। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Q। आप कैपिटल Q का भी यूज कर सकते हैं, और छोटा चार्ज है तो आप स्मॉल q का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ज की जो SI यूनिट है वो है कूलम। तो चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। देखिए, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और कूलम को हम डिनोट करते हैं सिंबल C से। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, सिंबल C से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार जो लेंथ है उसकी SI यूनिट मीटर होती है, तो स्मॉलर यूनिट भी होती है जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसी प्रकार चार्ज की भी स्मॉलर यूनिट होती है। चार्ज की जो स्मॉलर यूनिट है, द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। स्टैट कूलम जो है, एक कूलम में कितने स्टैट कूलम्स होते हैं? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू में 10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू में 10⁹ स्टैट कूलम के। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी प्रकार एक कूलम में 3 इंटू में 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। तो आपको पता चला कि चार्ज क्या है। चार्ज को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज की SI यूनिट क्या है, और एक स्मॉलर यूनिट, और भी यूनिट्स होती हैं लेकिन ये स्मॉलर यूनिट मैंने आपको बताई है स्टैट कूलम। ठीक है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो 2 प्रकार के जो चार्ज हैं उसमें पहला है नेगेटिव चार्ज, और दूसरा है पॉजिटिव चार्ज। देखिए, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पे जो ये साइन है नेगेटिव का, ये हमने सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का यानी नेगेटिव चार्ज है, पर कैलकुलेशन में हम इस साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बता रहा है कि चार्ज प्रोटॉन का है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे, दोनों पे इक्वल चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट होता है, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव। तो ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, चार्ज की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 और एक ये चार्ज है Q2, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या फिर Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी जो अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये चार्ज है Q1 और हमारे पास एक ये चार्ज है Q2। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट, क्योंकि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इन डिस्क्रीट फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो जो चार्ज होता है वो कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है, कोई लगातार चीज नहीं है। चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है, क्वांटम्स के रूप में होता है। दैट इज वाई चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज इन डिस्क्रीट फॉर्म, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जहां पे आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का एक पैकेट है, एक प्रोटॉन भी चार्ज का एक पैकेट है, जिनमें कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव। तो ये चार्ज के क्वांटम कहलाएंगे। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटम्स के रूप में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है। चार्ज कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है। अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो ये है, चार्ज इज एडिटिव। जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है। अब ये चार्ज एडिटिव होने का क्या मतलब है, देखिए, चार्ज एडिटिव होने का मतलब है कि एक सिस्टम पे कुल मिला के कितना चार्ज है उसको हम ऐड कर सकते हैं। अब ये सिस्टम क्या होता है, द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। वो ऑब्जेक्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे ये मार्कर, अगर मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में है, तो ये सिस्टम है। मैं अगर इस बोर्ड के बारे में, व्हाइट बोर्ड के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो ये एक सिस्टम है। अगर मैं फैन के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो ये एक सिस्टम है। अगर मैं एक चेयर के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो वो एक सिस्टम है मेरे लिए। तो द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम।
और सिस्टम को छोड़ के जो पूरा संसार है उसके चारों तरफ वो क्या है, सराउंडिंग। तो मान लीजिए ये है हमारे पास एक सिस्टम है, तो मार्कर है ये, और इसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस सिस्टम के ऊपर कुल मिला के कितना चार्ज है, क्योंकि मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक का चार्ज पता है 100 है, तो मैं उनको ऐड कर लूंगा तो मुझे टोटल चार्ज यहाँ का पता चल जाएगा। तो मैं चार्ज को ऐड कर सकता हूँ। दैट इज वाई मैंने बोला कि चार्ज इज एडिटिव। जो चार्ज होता है वो एडिटिव होता है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है, चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कंजर्व रहता है। जैसे चार्ज जो है ना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर होता है। जब हमने स्केल को ड्राई हेयर से रब किया तो हमारे बालों से चार्ज निकल के स्केल पर आ गया, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, वहां पे क्रिएट नहीं हुआ था, सिर्फ ट्रांसफर हुआ था। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज वाई मैंने बोला चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब मैं आपको बताऊंगा कि दो चार्ज के बीच में हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, इंटरैक्शन है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मान लीजिए लेट Q1 and Q2 are two charges which are placed at a distance of r from each other. तो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये Q1 और ये Q2, और इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो r है। अब हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है दो चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस बात पे कि इन दोनों चार्ज का अमाउंट कितना है, मतलब ये चार्ज कितने हैं। तो इस पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है और इस पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो चार्ज के बीच में, वो चार्ज के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली क्या करता है, डिपेंड। तो द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two charges is directly depends on the product of charges। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा Q1 पे भी और Q2 पे भी, यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्जेस के बीच में, वो उन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली डिपेंड होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन
between two charges is inversely depends on the square of distance between them. मतलब जो फोर्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे इन्वर्सली। जब हम इन्वर्सली लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो देखिए इसको हम बोल देते हैं सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे और इन्वर्सली डिपेंड करता है उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर पे। तो यहाँ पे अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे वेयर जो K है, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो K की वैल्यू होती है वो होती है K इज इक्वल टू 9 इंटू में 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटा के हमने इक्वल टू का साइन लगाया है और इसको हटाने के लिए हमने ये कांस्टेंट लगाया जिसकी वैल्यू ये होती है। साथ में फिर क्या है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपने फॉर्मूला डिराइव किया है दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है उसी फॉर्मूले से और इसकी डेरिवेशन भी बिल्कुल वैसी है जैसा आपने 9th क्लास में दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसके लिए आपने फिर डिराइव किया था फॉर्मूला दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। और वो फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 की जगह Q1 Q2 है और g की जगह k है। वहाँ पे g की वैल्यू थी 1.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर और यहाँ पे k की वैल्यू है 9 इंटू में 10⁹ इंटू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। देखिए तो ये आपने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ मैंने आपको टुकड़ों में अभी अभी पढ़ा है, बस मैं अब आपको उन्हें इकट्ठा करके एक जगह बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ स्टेट दैट like charge repel each other unlike charge attract each other with a force which is directly proportional to which is directly
proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. So Coulomb's law states that like charges repel each other, unlike charges attract each other with a force which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. कि जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो अनलाइक चार्ज हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से। वो फोर्स उन चार्जेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। और ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही है। तो ये आपने सीखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ये कोई चार्ज है और ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ की वो स्पेस जिसमें हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो इसकी वजह से उस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का। तो ये जो चार्ज है इसके चारों तरफ की वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, इसके कारण वो स्पेस इसका क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव इसलिए कि एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट करने के लिए कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसका इस्तेमाल करते हैं और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है और इसके चारों तरफ की ये वो स्पेस है जिसमें अगर हम कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो ये जो चारों तरफ की जो स्पेस है इस चार्ज की, ये इसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? The space around a charge, the space around a charge in which a unit positive test charge experience a force of interaction। इंटरैक्शन का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, is called electric field of that charge। वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो इस चार्ज ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। यहाँ रखा तो भी लगाया, यहाँ रखा तो भी लगाया। बस इतना हुआ है कि इसके कारण जो फोर्स इस पे लग रहा है, जैसे मैं इस चार्ज को दूर लेके जाता जा रहा हूँ तो वो जो इंटेंसिटी है फोर्स की वो कम होती जा रही है। पर हाँ,
यहाँ तक इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन जब मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पे कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसका मतलब इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यहाँ तक था, उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, खत्म। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होता है, बहुत कम होता चला जाता है, इन्फिनिटी तक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बहुत कम होता चला जाता है। और बहुत कम होता चला जाता है इसलिए वहाँ पे जहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं होता उस हम बोल देते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो एक चार्ज के चारों तरफ की वो स्पेस जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो स्पेस ही चार्ज की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? देखिए, आपको सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वे होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड कैसे? यहाँ रखने पर कितना फोर्स लगा वो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे थोड़ी कम। तो किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कैसे, देखिए, मान लीजिए जो ये चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है और मैं इसके पास, इस चार्ज के पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं। तो मैं अगर इसके पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो तो खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इसके पास लेके आऊंगा तो ये उसको रिपेल करेगा तो इसका मतलब आउटवर्ड वो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। और मान लीजिए अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इसके पास मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। क्या होगी, इनवर्ड। तो ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, इसलिए हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, यानी पर कूलम चार्ज पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये यूनिट एसआई यूनिट है या यूनिट है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी as it has both magnitude as well as direction। क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे ये हमारा जो चार्ज वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है।